नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, इंडियन पॉलिटी में हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रोसेस जो रहा, पूरी की पूरी सारी आर्टिकल्स हमने आपको समझाया। आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55। अच्छा, आर्टिकल 54 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा उसके लिए क्या होना चाहिए कि इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल होंगे। इस निर्वाचक मंडल में आपको बताया गया था कि कौन कौन से लोग, यानी कि मैंने इसमें एक मेंशन किया था, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपका निर्वाचित सदस्य ही, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो राज्यसभा के हो, या फिर राज्य के विधानसभा हो, या फिर दो यूनियन टेरिटरी, उनके क्या होने चाहिए, निर्वाचित सदस्य। क्यों निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी रीजन मैंने बताया। फिर आर्टिकल 55 में आपको प्रावधान है कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा उसमें मैंने आपको बताया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत, है ना। अब ये प्रोसेस कैसे होगा, प्रायोरिटी बेस्ड। अब ये प्रायोरिटी बेस्ड पे मैंने पूरा का पूरा पहला केस भी समझाया और एकल संक्रमणीय पद मत एक एक एग्जाम्पल लेकर के मैंने बताया कि कैसे चीजें आपकी इलेक्शन होती है राष्ट्रपति का। फॉर्मूला 50% प्लस वन याद होना चाहिए। टोटल कुल वेद मत बाई 1+1, यानी कि जो रिक्त स्थान है प्रेसिडेंट का कितना, एक है हमारे देश में, एक राष्ट्रपति है, +1। इस आधार पर अगर हमें फर्स्ट केस में यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर अगर इतना मत हमें किसी भी कैंडिडेट को अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग सेकेंड स्टेज में जाते हैं। वो सेकेंड स्टेज क्या है, एकल संक्रमणीय मत, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, जिसके आधार पर हम लोग सेकेंड प्रायोरिटी देखेंगे। अगर इस आधार पर अगर 50% प्लस वन वोट मिल गया तो वो राष्ट्रपति बन गए। अगर सेकेंड प्रायोरिटी नहीं मिले तो फिर थर्ड प्रायोरिटी पे आकर हम लोग राष्ट्रपति का फाइनलाइज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने देखा, सेकेंड क्लास में क्या कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रियाएं होती है उसे हमें हमारे संविधान में शब्द जिक्र किया गया है, महाभियोग। केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए क्या लाया जाता है, इम्पीचमेंट बिल। किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं हमने आपको एक्सप्लेन कर रखी है। इसके बीच अब अंतर क्या है, वो मेन दो बेसिक डिफरेंस भी मैंने आपको क्रिएट कर दिया है। और आज थर्ड जो पॉइंट है जिसमें हम लोग राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं उन सारे शक्तियों के बारे हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और फाइनलाइज आज हम लोग राष्ट्रपति भी खत्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक क्लास में ही वाइस प्रेसिडेंट को खत्म कर लेंगे, बहुत ज्यादा उसमें दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि अब जैसे एक बार लोकसभा और राज्यसभा हम स्टार्ट करेंगे तो यहां से पूरा आपका केंद्र का जो सरकार है, या फिर बोल लिया जाए केंद्र संविधान की बात जो भी होगी, बहुत आराम से बहुत डिटेल जाके मैंने समझा दिया। तो राज्य में जब हम लोग एंट्री करेंगे पार्ट 6 में, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने राष्ट्रपति पढ़ लिया तो आप उसको किस प्रकार से को रिलेट करेंगे, राज्यपाल से। आप प्रधानमंत्री पढ़ लेंगे तो आप उसको को रिलेट कर रहे होंगे चीफ मिनिस्टर और इसके मंत्री परिषद, तो ये इसके मंत्री परिषद, लोकसभा इधर विधानसभा, राज्यसभा इधर विधान परिषद, तो यहाँ पे दिक्कतें आपको नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। मेंस में भी आपसे लिखने को पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं उन सारी शक्तियों के ऊपर इतने शब्दों में उनका क्या करें, वर्णन करें या व्याख्या करें, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझते हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं इनको आप 5 भाग में बांट सकते हैं, यानी कि 5 प्रकार की राष्ट्रपति के पास क्या होती है, शक्तियां होती है, ठीक है। कितने प्रकार के, 5 या 6 भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके लिखते चलते हैं हम लोग। सबसे पहली जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसको हम क्या कहेंगे, प्रशासनिक शक्तियां, ठीक है। ये हो गया आपका प्रशासनिक शक्तियां। दूसरा आपका विधायी शक्तियां, ठीक है। दूसरा हो गया आपका विधायी शक्ति। तीसरा हो गया आपका वित्त शक्ति। चौथा हो गया आपका न्यायिक शक्ति। पांचवा हो गया आपका सैन्य शक्ति और छठा हो जाएगा आपका कूटनीति शक्तियां, यानी कि डिप्लोमेटिक पावर। देखिए यहाँ सारी चीजें हमने लिख रखा, आपको परेशान नहीं होना। पावर ऑफ प्रेसिडेंट और प्रीवियस जो भी क्लास हमने लिए हैं वो सारा चीज यहाँ पे नोट्स है, तो वो आपका अपलोड हो जाएगा। तो लिखने पे फोकस आपको नहीं करना है, फोकस करना है समझने पे। जैसे कि अभी तक दोनों क्लास में अपने राष्ट्रपति को अच्छे से समझ लिया भाई, यकीन मानिए एक बार राष्ट्रपति अच्छे से कर लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट अच्छे से कर लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद मंत्रिपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब इसके बाद आपका पॉलिटिक्स 70% खत्म हो जाएगा।
तो चलिए एक एक करके हम लोग शक्तियों को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग शक्तियां स्टार्ट करेंगे विधायी शक्तियां, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, इसलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रपति का क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विधायी शक्तियां हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कौन कौन से विधायी शक्तियां हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो विधायी शक्तियां में राष्ट्रपति को प्रावधान है, आर्टिकल 111, ठीक है। अब आर्टिकल 111 में क्या लिखा गया है पहले उसको समझिए। देखिए आर्टिकल 111 में क्या लिखा हुआ उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है कई बार कि जब कोई बिल, ठीक है, सदन में, कोई भी सदन, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता, ठीक है, तो इन दोनों सदनों से क्या होता है, पहले बिल को पास करना होता है सिंपल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी से, 50% प्लस 1 वोट से या फिर 2/3 बहुमत से बिल को पास करना होता है। जब ये बिल यहां से पास हो जाएगी तो ये बिल कहां आएगा आपके पास, ये बिल आपके आएंगे राष्ट्रपति के पास। और फाइनली जब ये राष्ट्रपति इन पे सिग्नेचर कर दें, यानी कि इन पर इन्होंने अनुमति दिखा दी, तो ये फिर आपका क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरा इनके पास ये भी शर्त है कि इन पे ये क्या करेंगे भाई, रोक लगा देंगे, यानी कि इन पे अनुमति नहीं देंगे तो ये बिल क्या हो जाएगी, यहीं पे समाप्त हो जाएगी, स्टॉप, खत्म हो जाएगी। और तीसरा कंडीशन क्या है कि ये इनको एक बार, यानी कि ये बिल को ये क्या कर सकते हैं, वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं सदन में कि भाई जिस सदन ने इनको सौंपा है कि एक बार फिर से आप इस बिल पर क्या करें, अध्ययन करें, ठीक है। और अध्ययन करने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे क्या किया गया है भाई, यहाँ पे अभी पाउज कर दिया गया एक तरह से समझिए, यानी कि यहाँ पे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए पुनर्विचार किया जाएगा सदन में, यानी कि जो भी बिल आया है उस पर विचार किया जाएगा, पुनर्विचार किया जाएगा। मान लीजिए कि सेम कोई भी बदलाव नहीं होगा उस बिल में और फिर से दोबारा इस बिल को भेज दिया जाएगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को क्या करना होगा, इस बार सिग्नेचर करके पास करना ही पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकती है। और हो सकता है कि उस बिल पे संशोधन करके भी फिर राष्ट्रपति के पास भेजेगी, तो भी आपको राष्ट्रपति को क्या करना होगा, उस बिल को साइन करके कानून बना देना होगा। हमने क्या कहा, देखिए हमने 3 केस आपको बताया कि जब बिल राष्ट्रपति के पास आएगी, एक बार तो सबसे पहले सिंपल सी बात है कि उन्होंने हाँ कह दिया है कि ठीक है बिल से हम सहमत है, तो ये बिल क्या हो जाएगा, आपका कानून बन जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि ये बिल जो है संविधान के अगेंस्ट है या फिर संविधान में जो भी बातें लिखी है वो उसका उल्लंघन कर रहा है, या फिर ये कानून बनेगा ये बिल तो वो संविधान का उल्लंघन करेगा, या फिर उस पर बहुत अधिक डिस्कशन नहीं हुआ सदन में, इसलिए हो सकता है उन्होंने क्या कर दिया, इसमें सहमति नहीं दिखाई, तो वो बिल क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तीसरा केस, राष्ट्रपति उस बिल को क्या कर सकती है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। तो देखिए पुनर्विचार का मतलब क्या है, राष्ट्रपति अभी संतुष्ट नहीं है ना, कहीं देखा जाए तो संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे तो राष्ट्रपति ने साफ साफ मना कर दिया है, यहाँ पे कहा जा सकता है कि पार्शियली, ठीक है ना, पार्शियली रूप से यहाँ पे भी राष्ट्रपति ने मना ही दिखाया है, यानी कि हरी झंडी कहाँ पे दिखने को मिल रही है, केवल फर्स्ट केस में। अच्छा, जो पुनर्विचार का केस है इसमें मैंने आपको ये बताया कि जब ये वापस सदन में आएगा तो अब सदन में मान लीजिए वही बिल को सेम फिर से वही बिल को वापस भेज दिया जाए राष्ट्रपति के पास, तो इस बार राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, साइन, सहमति दिखानी होगी। और उस सदन पे वापस आने के बाद उसमें अगर कोई संशोधन भी किया जाता है सदन के द्वारा, सदन मतलब समझ रहे हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो संशोधन करने के बाद भी जब ये बिल वापस राष्ट्रपति के पास आएगी तो उसमें उनको क्या करना पड़ेगा, हस्ताक्षर करके उसको पास करना पड़ेगा। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिएगा, अगर वो बिल धन विधेयक है यानी कि मनी बिल है, ठीक है, और दूसरा अगर वो विधेयक या वो बिल संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, संविधान, ये सारा नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक है। हमने ये कहा कि 2 बिल ऐसा राष्ट्रपति के पास भेजा गया है सदन से, यानी कि लोकसभा राज्यसभा से पास करने के बाद, अगर वो बिल धन विधेयक है यानी कि मनी बिल है तो राष्ट्रपति इसमें क्या करना होगा, राष्ट्रपति इसमें पुनर्विचार नहीं कर सकती है, यानी कि इसको वापस दोबारा सदन नहीं भेज सकती है। या फिर अगर वो बिल संविधान संशोधन विधेयक है तो इस केस में भी राष्ट्रपति इसको क्या कर सकती है, पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकती है। तो यहाँ पे 2 चीजें क्लियर रखनी है कि एक तो यहाँ पे जो पहला केस आप देख रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रपति क्या दिखाई है, सहमति दिखाई है, लेकिन ये 2 ऐसा केस है जहां पे राष्ट्रपति ने क्या दिखाई है, अपनी असहमति, यानी यहाँ पे चाहती क्या है, राष्ट्रपति इनको मना करा। सेकंड केस में तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि इन्होंने असहमति दिखा दी है। तीसरा केस में आप देख रहे हैं पुनर्विचार, यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति क्या करना चाह रही है, मना करना चाह रही है ना। लेकिन पुनर्विचार में 2 केस आपको याद रखना है कि अगर वो बिल धन विधेयक है यानी कि मनी बिल है
और अच्छा, मनी बिल किसको कहेंगे नहीं कहेंगे, बिल के ऊपर मैंने एक लेक्चर डाल रखा है, वो देख लीजिएगा, एप्लीकेशन में ही है। और एक दूसरा बिल, अगर संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक है, अगर वो सॉरी संविधान संशोधन अगर वो बिल है तो ठीक है ना, अगर संविधान संशोधन से रिलेटेड यानी कि आर्टिकल 368 के अनुसार अगर कोई बिल है तो उस बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकती है। क्लियर है? अब देखिए, मना यहाँ पे जो दिख रहा है ना हमारे, अभी इसी मना करने के आधार पर जो हम लोग पढ़ते हैं वीटो पावर के बारे में राष्ट्रपति, क्योंकि देखिए वीटो का अर्थ ही होता है मना करना, और हमारे संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। क्लियर है? हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति के लिए वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है। लेकिन ये जो वीटो शब्द का अर्थ क्या होता है, मना करना, और आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे साफ साफ मना करना, और पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज रहे हैं, यानी इट मीन्स क्या है, वो अभी यहाँ पे क्लियरेंस नहीं है, मनाही तक ही, मतलब कि कहीं ना कहीं ये बहुत अधिक तक सहमति नहीं है। तो ये दो आधार जो देख रहे हैं, दूसरा और तीसरा, इसी के आधार पर ही क्या निकल के आता है, आपका वीटो निकल के आता है। हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति शब्द के लिए वीटो शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। क्लियर है कि नहीं भाई? यहां तक अगर आप इन दोनों को आधार बनाते हैं तो इन दोनों के आधार पर आपको क्या लग रहा है, राष्ट्रपति मना करना चाह रहा है कि नहीं उस बिल को? बिल्कुल। तो इस आधार पे ही हम लोग वीटो पावर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? तो अभी तक आपने क्या जाना, सबसे पहला आपने जो हमने डिस्कशन किया, 6 जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, उसके सबसे पहले विधायी शक्तियां में आर्टिकल 111 में क्या प्रावधान है, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा यह गया है कि यदि, ठीक है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, ठीक है, यदि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी बिल को पारित कर देती है तो पारित करने के बाद कहां पे आएगी, राष्ट्रपति के पास आएगा। अब राष्ट्रपति उस पर या तो सिग्नेचर कर दे, ठीक है, तो वो विधेयक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यानी कि पारित हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, या तो उस बिल को क्या कर दे भाई, सहमति ना दिखाए तो वो विधेयक वहीं पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और तीसरा एक ऑप्शन उनको पुनर्विचार के लिए भेज सकती है। पुनर्विचार में दो ऐसे बिल है, एक तो आपका धन विधेयक है और दूसरा क्या है, आपका संविधान संशोधन विधेयक। इन दोनों विधेयक यानी इन दोनों बिल को पुनर्विचार के लिए क्या कर सकती है, राष्ट्रपति नहीं भेज सकती है। समझ में आ गया यहां तक चीजें? और इसी मना करने के क्रम में, यानी ये जो मना किया जा रहा है, इसी के आधार पर, यानी ये दूसरा पॉइंट और ये जो तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, इसी के आधार पर हम लोग राष्ट्रपति के वीटो पावर का डिस्कशन करते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा हम लोगों का, इसी शक्ति में ही, पावर की जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है, तो आर्टिकल 111 पहले आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। आर्टिकल 111 क्या बोल रहा है, अब सिंपल थेड भाषा में समझिए। आर्टिकल 111 में ये लिखा हुआ है कि आपका जो लोकसभा है या फिर राज्यसभा है, यहाँ पे कोई भी बिल क्या होगा भाई, सबसे पहले पारित होगा। अब यहां से बिल पारित होने के बाद कहां आएगा, प्रेसिडेंट के पास आएगा। अब प्रेसिडेंट के पास कितने ऑप्शन है, इसके बारे ही आर्टिकल 111 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है, यानी कि इसी को बोला जाता है शक्ति, यानी कि इसी को कहा जाएगा कैसी शक्ति, विधायी शक्ति। ठीक है, क्योंकि कानून बनाने से रिलेटेड है। सरकार, राष्ट्रपति अगर उस पर सिग्नेचर कर देगी तो वो कानून बन जाएगा, अगर नहीं करेगी तो भाई वो कानून नहीं बनेगी, इसलिए विधायी शक्ति के तहत इसको रखा गया आर्टिकल 111 में। तो पहला इनके पास पावर क्या है, उन पे सहमति दिखा दे यानी सिग्नेचर, तो वो क्या हो गया, बिल आपका पारित हो जाएगा और वो फिर कानून बन जाएगा। दूसरा केस में मैंने बताया उसको क्लोज कर दिया जाएगा, यानी असहमति दिखाया जाएगा तो वो बिल वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तीसरा आपको मैंने बताया पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति उसको वापस सदन में भेज सकती है, लोकसभा या राज्यसभा में। ठीक है, कि एक बार आप वापस उस पर क्या करिए, पुनर्विचार करिए। अच्छा, पुनर्विचार के लिए अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर पुनर्विचार के लिए क्यों भेजा जा रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये जो बिल भेजा गया है, इस बिल पे बहुत अधिक डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बार अच्छी तरह से डिस्कशन कर ले, या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये जो बिल आया है, इस बिल के पारित होने के बाद, ठीक है ना, इस बिल के पारित होने के बाद हो सकता है ये संविधान का उल्लंघन करेगी या कानून, तो इस आधार को मान के या तो पुनर्विचार के लिए भेजेगी या फिर इस पे वीटो लगाएगी। वीटो लगाने का मतलब क्या है, साफ साफ यानी कि मना करना, यानी कि राष्ट्रपति क्या करेगी, उस बिल को पारित होने से रोकने की कोशिश करते हैं। क्लियर है यहां तक चीजें, बताइए।
तो चलिए हम लोग अब राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी आपको ये तो समझ में आ गया ना कि राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज क्यों करती है। पहले ये बताइए, वीटो शक्ति जो है राष्ट्रपति की, अच्छा हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति के लिए वीटो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है। सवाल आ सकता है, वीटो का अर्थ होता है मना करना, और ये दो आधार जो आपने देखा, एक तो क्या कर देना भाई, राष्ट्रपति ने साफ साफ वहां पे असहमति दिखाई तो वो बिल वहीं पे समाप्त हो गया। तीसरा पुनर्विचार के लिए, यानी ये जो दो आधार आपको दिख रहा है, इस दो आधार में राष्ट्रपति क्या कर रही है, बिल को मना कर रही है पारित होने से। तो इस मना करने का अर्थ ही होता है वीटो, इसीलिए हम लोग वीटो शक्ति का यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। और राष्ट्रपति वीटो शक्ति क्यों लाती है, यानी वीटो शक्ति ला रही मतलब क्या कर रही है, मना कर रही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि उस बिल पर बहुत अधिक डिस्कशन नहीं हुआ है अच्छे से दोनों सदन में, या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वो बिल बनने के बाद वो संविधान का उल्लंघन करेगी। क्लियर है? तो चलिए, तो देखिए राष्ट्रपति के पास, देखिए कुल मिलाकर अगर वीटो पावर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 4 वीटो पावर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। 4 वीटो पावर होते हैं पूरे भारत भर में ही नहीं, पूरे विश्व में जितने भी, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, जिनको भी वीटो मिलता है, तो वीटो का मिलने का अर्थ है मतलब 4 प्रकार के वीटो होते हैं। हमारे देश में या हमारे देश के भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति को वीटो है, 3 प्रकार का वीटो है। पहले जान लीजिए कि वीटो कितने टाइप के होते हैं, और उनमें से भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन से वीटो प्राप्त है उसको भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला वीटो पावर जो राष्ट्रपति के पास होता है वो होता है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, यानी हिंदी में हम इसको लिखते हैं आत्यंतिम वीटो। हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ है नोट्स में, इसलिए मैं यहां लिख करके समय ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा, ठीक है। तो पहला जो वीटो पावर राष्ट्रपति के पास है वो कौन सा वीटो पावर है, एब्सोल्यूट वीटो का। एब्सोल्यूट वीटो मतलब साफ साफ राष्ट्रपति ने क्या किया है, उस बिल पर मना कर दिया है, ठीक है, सिग्नेचर करने से, यानी कि साफ साफ उस बिल को क्या कर दिया, उन्होंने रोक दिया है। तो ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास है ये वीटो पावर, ठीक है, कि कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास आया है तो राष्ट्रपति उस पर एब्सोल्यूट वीटो लगा सकते हैं, यानी कि उस बिल को क्या कर दिया, वहीं पे मना कर दिया गया, ठीक। अब आ जाइए दूसरा वीटो। दूसरा वीटो होता है क्वालिफाइड वीटो, ठीक है। दूसरा जो वीटो है वो होता है क्वालिफाइड वीटो। देखिए ये जो वीटो है ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, या फिर हमारे देश में जो संविधान है उस संविधान में क्वालिफाइड वीटो की बात नहीं की गई है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइएगा। जो क्वालिफाइड वीटो है भारत में या हमारे संविधान में यूज नहीं किया गया क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो का मतलब क्या है, इसको समझिए। जैसे कि कोई बिल है, ठीक है, राष्ट्रपति ने संसद, इस बिल को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया है, वापस भेज दिया है पुनर्विचार करने के लिए, ठीक है। पुनर्विचार करने के लिए भेजा गया है वापस, कहां पे, सदन में। अब सदन में पुनर्विचार हो करके अगर 2/3 बहुमत से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास वापस वही बिल आ जाता है, तो फिर राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है। लेकिन एक चीज को समझिए, हमने आपको क्या बताया था कि जो राष्ट्रपति है, यानी कि भारत के केस में, भारत के संविधान के केस में हमने ये बताया था कि पुनर्विचार जो है, एक आपका अगर धन विधेयक है और दूसरा मैंने क्या बताया, अगर संविधान संशोधन विधेयक है, इस पर राष्ट्रपति क्या कर सकती है, पुनर्विचार नहीं कर सकती है। और कहीं ना कहीं संविधान संशोधन ये 2/3 बहुमत से ही बिल पारित होकर के आती है। ये हम आगे डिस्कशन करेंगे, संविधान संशोधन अधिनियम जो होता है आर्टिकल 368, उस पर डिटेल डिस्कशन चलेगी। तो इसीलिए ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं कि राष्ट्रपति जो है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार नहीं कर सकती है। इसलिए हमारे देश में जो भारत के संविधान है उसमें राष्ट्रपति जो है क्वालिफाइड वीटो का यूज नहीं करती है। क्लियर है? अन्य देशों के राष्ट्रपतियां यूज करती है। तीसरा जो वीटो पावर है, एब्सोल्यूट हो गया, क्वालिफाइड वीटो हो गया। तीसरा है आपका सस्पेंसरी वीटो। सस्पेंसरी वीटो का मतलब क्या है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज देना, ठीक है। और 2 विधेयक, यानी कि एक धन विधेयक और एक है आपका संविधान संशोधन विधेयक, इसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकती है, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति यूज करती है ये वीटो को भी। चौथा और अंतिम वीटो कौन सा है, वो है आपका पॉकेट वीटो। अब इसको समझिएगा, पॉकेट वीटो से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है, इसको समझिएगा एक बार। देखिए जो आपका पॉकेट वीटो है, इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के टेबल पर बिल आया है, अब उस बिल को राष्ट्रपति ने ठंडे बक्से में डाल दिया। ठंडे बक्से में डाल देने का मतलब कि राष्ट्रपति ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया।
अब वो कितने दिन में एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे इसका कहीं भी जिक्र संविधान में नहीं किया गया, यानी कि संविधान में ये उल्लेख नहीं है कि इतने दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति को अनुमति दिखला देनी है, हाँ या ना, या फिर उसको पुनर्विचार पे। उन्होंने क्या किया, सीधा सीधा बिल को टेबल पे ही रखा, छोड़ दिया। कितने दिन तक यानी रखा होगा वो टेबल पे, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो इनका 5 साल का टेन्योर है तब तक ये रखे रह जाए और ये रिटायरमेंट ले लेगी। तो इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, पॉकेट वीटो, यानी अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, कोई भी इसमें कार्रवाई नहीं किया जा रहा, केवल टेबल पे रखा हुआ, यानी कि ठंडे बक्से पे चला गया ये बिल। इसी को कहते हैं हम लोग पॉकेट वीटो। क्लियर है भाई, यहां तक बताइएगा कि नहीं, ये बताइए। अच्छा, यहाँ पे चारों में हमने बताया आपको कि भारत के राष्ट्रपति के पास एक एब्सोल्यूट वीटो यूज करती है, सस्पेंसरी वीटो और पॉकेट वीटो यूज करती है। क्लियर है। अब ये जो राष्ट्रपति, ये पावर का जो अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया किसके सलाह पे, तो याद रखिएगा अभी केंद्र में आप जैसे देख रहे हैं कि राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं भाई, वीटो पावर का यूज करते हैं, वैसे ही आपका जो नहीं, चलिए वो हम लोग क्षमा जब प्रावधान के बारे जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग आपको बताएंगे राज्यपाल के बारे, ठीक है। खैर यहां तक अभी चीजें समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और बनेगा कि जो एब्सोल्यूट वीटो है जो भारत के राष्ट्रपति, और ये जो क्वालिफाइड वीटो है आपका जो अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति यूज करती है क्वालिफाइड वीटो को, ठीक है। अच्छा, ये जो एब्सोल्यूट वीटो है आपको समझ में आया, एब्सोल्यूट वीटो क्या है, साफ साफ क्या करना भाई, मनाही कर देना, यानी कि भाई उस बिल को पारित करने से राष्ट्रपति ने असहमति दिखाई है, ठीक है। एब्सोल्यूट का अर्थ ही होता है अनुमति नहीं देना, रोक देना। अब भारत का जो राष्ट्रपति है, ये जो एब्सोल्यूट वीटो है इसका जो प्रयोग करती है मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगी। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो एब्सोल्यूट वीटो है, यही सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह, यानी कि जो केंद्र में जो सरकार है, सरकार की जो मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, उसके सलाह पर ही एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करता है। रेस्ट आपका सस्पेंसरी वीटो और आपका जो पॉकेट वीटो है ये राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से यूज करने का इनके अधिकार होता है, ठीक है। केवल एक ऐसा वीटो है जिसपे राष्ट्रपति अपना अधिकार इनका नहीं होता, स्वविवेक की अधिकार नहीं होती है। एब्सोल्यूट वीटो जब भी यूज करेगी राष्ट्रपति तब यूज करेगी जब तक कि मंत्री परिषद ने अगर वो सलाह नहीं दिया, ठीक है। मंत्री परिषद के सलाह के बिना एब्सोल्यूट वीटो का यूज नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। एक सस्पेंसरी वीटो है और पॉकेट वीटो, ठीक है। ये दो वीटो का प्रयोग अपने मन से राष्ट्रपति कर सकते हैं। अब देखिए, अभी तक जो एब्सोल्यूट वीटो का यूज जो हुआ है, दो याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग जो हुआ है अभी तक कब तक हुआ है। देखिए, सबसे पहला याद रखिएगा 1954 में, ठीक है। उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे कौन भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। इनके द्वारा जो विधेयक लाया गया था पेप्सू विधेयक, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा। पेप्सू विधेयक पर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया था, यानी कि इस विधेयक को साफ साफ यहाँ पे रोक दिया गया था। और दूसरा एब्सोल्यूट वीटो जो यूज किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा 1991 में, तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय कौन थे, वेंकट रमन, ठीक है, आर वेंकट रमन थे, ठीक है। आर वेंकट रमन के द्वारा जो संसद में जो सदस्यों का जो वेतन है, जो भत्ते हैं और जो पेंशन है, उससे संबंधित जो विधेयक आई थी उस पर उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो अभी तक जो एब्सोल्यूट वीटो, यानी एब्सोल्यूट वीटो मतलब क्या है, साफ साफ उस बिल को मना कर देना या रोक देना। एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति किसके सलाह पे, मंत्री परिषद के सलाह पर ही करती है। रेस्ट, सस्पेंसरी और पॉकेट वीटो का प्रयोग स्वविवेकीय कर सकती है राष्ट्रपति। अभी तक एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग 2 बार हो चुका है, 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो आपके विधेयक आई थी, कौन सी विधेयक थी, पेप्सू विधेयक, उस पर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया है। और एक बार आपका 1991 में उस समय जो राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन के द्वारा किस लिए किया गया था, जो संसद है, संसद में जो सदस्यों के जो वेतन है या सैलरी बोल लिया जाए, भत्ते अलाउंसेस बोल लिया जाए, या फिर जो पेंशन है उससे रिलेटेड जो भी बिल था उस पर उन पर क्या किया गया था, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया गया था। दूसरा अब याद रखिएगा पॉकेट वीटो अभी तक कितने बार लगाया गया। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति स्वविवेकीय कर सकते हैं, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। दूसरा, पॉकेट वीटो का मतलब उस बिल को अनिश्चित काल के लिए क्या कर देना भाई, ठंडे बक्से में डाल देना, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला याद रखिएगा, अभी तक जो एक बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऐसा बिल जिसको ठंडे बक्से में डाल दिया गया, पॉकेट वीटो जिसको हम लोग कहते हैं। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में
ज्ञानी जैन सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैन सिंह जो थे उनके द्वारा, ठीक है, ज्ञानी जैन सिंह के द्वारा कौन सा विधेयक था, वो भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किया गया था। कब? 1986 में। ये सारा नोट्स में लिखा हुआ, ठीक है। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग अभी तक 1986 में ज्ञानी जैन सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर किया गया था। अब ये बात याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन सा संविधान संशोधन करके? 24वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 में, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर, ठीक है, एक तो संविधान संशोधन विधेयक पर और दूसरा आपका धन विधेयक पर, ठीक है। धन विधेयक पे क्या कर सकता है भाई? धन विधेयक पे क्या कर सकता है? वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। को आपसे पूछेगा एग्जाम में, देखिए 1971 से पहले संविधान में कहीं मेंशन नहीं था कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए इन पे क्या है भाई? बाध्य है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक पर ये क्या है? अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे, ठीक है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, ठीक है। अनुमति देने के लिए क्या है? बाध्य। इस पर वीटो नहीं लगा सकते, मतलब कि कोई ऐसा बिल जो आर्टिकल 368 के तहत, यानी कि 2/3 बहुमत से, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा क्लास हो जाने दीजिए, जब वो टॉपिक आएगा तब मैं बताऊंगा संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। तो राष्ट्रपति के पास ऐसा बिल आया जो संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वो बिल आई हुई है, यानी कि वो बिल संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, मतलब कि आर्टिकल 368 के अनुसार 2/3 बहुमत से वो बिल पास हो करके दोनों सदन से राष्ट्रपति के पास आ रही है। तो ये 24वां संविधान संशोधन 1971 में, ठीक है, इनके द्वारा प्रावधान किया गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम बिल पर राष्ट्रपति क्या है भाई? अनुमति देने के लिए बाध्य है, यानी कि उस पर अनुमति देना ही होगा। उसको ना तो वो रोक सकती है, ठीक है, ना तो उस पर एब्सोल्यूट वीटो का यूज कर सकती है, ना ही उस पर क्या किया जा सकता है भाई? सस्पेंसर, यानी कि पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकती है। ये आपका 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा ये प्रावधान किया गया। क्लियर है? तो चलिए, पहला शक्ति आपको समझ में आया राष्ट्रपति की, भाई बड़ी है, मैंने पहले ही कहा था कि बड़ा है ये आपका, इसलिए इसको पहले खत्म करूंगा। जो विधायी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां के दौरान मैंने आपको बताया क्या? आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में आपने जाना, ठीक है, कि किस विधेयक पर, यानी 2 ऐसे विधेयक है जिसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकती। एक तो आपका धन विधेयक है ना, पुनर्विचार के लिए धन विधेयक, और संविधान संशोधन विधेयक पे। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जो राष्ट्रपति क्या है? वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकती है, किस पे? संविधान संशोधन अधिनियम पर, ठीक है। संविधान संशोधन ऐसा कोई भी विधेयक है, बिल है, तो उस पर राष्ट्रपति बाध्य है अनुमति देने के लिए। क्लियर है? तो चलिए, ये पहला शक्ति हो गया विधायी शक्ति का, ये था आपका पहला, ठीक है, आर्टिकल 111 आपने देख लिया, ठीक है, ये पहला शक्ति था। अब आ जाइए दूसरा शक्ति देखते हैं। विधायी शक्ति के में ही आप लोग दूसरा शक्ति देखेंगे। देखिए, विधायी शक्ति मतलब क्या? राष्ट्रपति के पास हम वो शक्ति के बारे चर्चा करेंगे जिससे कि राष्ट्रपति के पास पावर होगा कानून बनाने से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि जब बिल सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, तब वो बिल कानून बन गया, तो विधायी शक्ति हुई ना भाई। या फिर उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया तो वो कानून नहीं बन पाया, तो विधायी शक्ति हो गई। अब दूसरा जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्रदान की गई है। अब ये देखिए, एक तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 112 के तहत, ठीक है, सॉरी 112, आर्टिकल 123, ठीक है, आर्टिकल 123 में प्रावधान किया गया है क्या? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है। और सेम इसी प्रकार राज्य में जो राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसका जो आर्टिकल है जस्ट अपोजिट कर देना है, 213, ठीक है, 213, आर्टिकल 213 में प्रावधान है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि अध्यादेश मतलब क्या है। अध्यादेश, अच्छा, ये हम लोग कौन सी शक्ति का जिक्र करें सर? विधायी शक्तियां। विधायी मतलब कि विधि बनाने से रिलेटेड कोई शक्तियां होगी, यानी कि पहला आपने देख लिया भाई आर्टिकल 111। अब आप राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां में आप डिस्कशन करने वाले हैं, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मतलब कि ये ऐसी शक्ति होगी जिससे कहीं ना कहीं विधि, यानी कि विधायी शक्तियां तो विधि से ही बातें होगी, यानी कानून बनने से रिलेटेड होगी। बिल्कुल। तो पहले समझिए कि अध्यादेश मतलब होता है क्या। देखिए, अध्यादेश मतलब होता है आदेश जारी करना, ठीक है।
आदेश जारी करना, और ये आदेश कौन जारी करेगी? राष्ट्रपति 123 के तहत, और राज्यपाल भी आपका 213 के तहत राज्य में क्या करती है? अध्यादेश जारी करती है। तो अभी हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अध्यादेश का मतलब होता है आदेश जारी करना, और ये आदेश जो होता है ना, ये आदेश सेम जिस प्रकार से कोई कानून संसद से पास होने के बाद जब कोई कानून बनता है तो उस कानून का जितना प्रभाव होता है उतना ही प्रभाव इस आदेश का भी होता है। क्लियर है? यानी कि अध्यादेश का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसा आदेश, ठीक है, एक ऐसा आदेश जो संसद द्वारा, ठीक है, जो संसद द्वारा जो कानून बन करके, यानी कि कोई बिल आता है, बिल पे साइन होकर के जब वो कानून बनता है तो इस कानून का जो प्रभाव होता है वही प्रभाव इस आदेश का भी होता है। यानी राष्ट्रपति के जो आदेश होती है, इस आदेश का प्रभाव इसके कानून के बराबर होती है। समझे कि नहीं भाई? देखिए, यहाँ अध्यादेश का मतलब ऐसा नहीं कि संविधान में कुछ संशोधन किया गया है या संविधान में कोई बातें लिख दी गई है, बिल्कुल नहीं। यहाँ राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं, यानी आदेश जारी करती है। और ये आदेश किसके बराबर है? यानी इस आदेश का पावर कितना है? तो जिस प्रकार से कोई कानून है देश में, संसद में के द्वारा बनाया गया जो कानून का जो प्रभाव होता है उतना प्रभाव इस आदेश का होता है। अब आपके मन में ये पहले समझ में आया ना कि अध्यादेश का अर्थ क्या है? अध्यादेश का मतलब सिंपल सा ऐसे समझिए कि इसका मतलब ये नहीं समझ जाना है आपको कि कहीं भी हमारे संविधान में कहीं छेड़छाड़ की जा रही है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अध्यादेश का मतलब आदेश जारी करना। ठीक है, क्या करना? आदेश जारी करना। और ये जो आदेश जारी करेगी राष्ट्रपति, इसका प्रभाव किसके बराबर होती है? जैसे कि कोई संसद में जो कानून बना हुआ है उस कानून का जितना प्रभाव होता है उतना ही प्रभाव इस अध्यादेश की भी होती है। ठीक। अच्छा, राष्ट्रपति किन किन विषयों पर अध्यादेश जारी करेगी? तो जिन जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है उन सारे विषयों पर राष्ट्रपति क्या करती है? अध्यादेश जारी कर सकती है। उसी प्रकार राज्यपाल किन किन विषयों पे? तो जिन विषयों पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार होता है उन सारे विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकती है। तो सिंपल सी बात है, राज्यपाल का भी अध्यादेश एक आदेश होता है जिसका प्रभाव किसके बराबर होगा? जो विधानसभा के द्वारा बनाए गए जो भी कानून है उस कानून का जो प्रभाव है उसके बराबर ये आदेश होते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कानून, संसद में प्रावधान है कि आपने अगर चोरी किया है तो उसका इस धारा में इतना आपको सजा मिलेगा। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया कि अगर आप 2 से 5 बजे के बीच में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं और 10 लोगों का ग्रुप बना के निकल रहे हैं तो आपको क्या किया जाएगा? सजा दिया जाएगा इतना, मतलब कि 2 दिन की 3 दिन की आपको जेल में आपको बंदी बना के रखा जाएगा। तो ये हमारे कहीं संसद में, सॉरी, संविधान में लिखा हुआ नहीं, लेकिन ये हमारे संविधान में लिखा हुआ। तो ये अध्यादेश है भाई, और इस अध्यादेश हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ये एक आदेश के रूप में काम करेगा और ये बिल्कुल उसी प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से ये कानून हमारे संविधान में लिखे उसी प्रकार से ये अध्यादेश भी काम करती है। समझ में आ रहा ना? इस अध्यादेश का पावर को समझिए। अब ये अध्यादेश आखिर जारी करी ही क्यों जाती है? पहले इसको भी आपको समझना होगा कि आखिर ये अध्यादेश को जारी क्यों किया जाता है, आखिर कब जारी किया जाता है। तो देखिए, संसद का जो सत्र होता है, ठीक है, संसद का सत्र जो होता है, अब एक समझिए कि संसद में जो भी सत्र होगा उस सत्र का, मान लीजिए कि संसद का सत्र हुआ है 1 जनवरी को, ठीक है, तो अगला जो संसद का जो सत्र होगा उसके बीच का जो गैप होगा कितना? 6 माह का गैप होगा। ठीक है, तो 6 महीने के बाद, जैसे जनवरी में अगर आपका संसद का सत्र हो गया तो 6 महीने यानी कि 7वां महीना में अगला हो जाना चाहिए संसद, यानी कि मिनिमम गैप कितना होना चाहिए? 6 महीने का। ठीक है, यानी कि 2 संसद की अवधि के बीच, 2 संसद के जो सेशन होंगे, यानी 2 संसद के जो सत्र का जो गैप होगा, यानी जो अवधि होता है कितना होता है? मैक्सिमम 6 माह। 6 माह या फिर 6 माह के अंदर अंदर दूसरा सेशन बुला लिया जाता है। ठीक है, तो अब समझिएगा, मान लीजिए कि संसद में कोई सत्र नहीं चल रहा, ठीक है, संसद का सत्र या फिर जो विधानसभा का सत्र है वो क्या है भाई? अभी स्थगित है या नहीं चल रही है, और कोई ऐसी चुनौती देश के पास आ गई है, और वैसी चुनौती देश में आ गई है और उस केस में हमें कोई कानून बनाना होगा। तो कोई सेशन तो चल नहीं रहा भाई संसद में, ना ही विधानसभा। राज्य में ऐसी चुनौती आ जाए या फिर देश में ऐसी चुनौती आ जाए तो उसके लिए भाई कानून बनाना होगा ना। अब वो कानून कैसे बनेगा? जब तक कि संसद खुला ना हो भाई। संसद अगर बंद है या स्थगित है तो उस केस में इस चुनौती को हमें क्या करना है भाई? उस चुनौती से लड़ने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगी? अध्यादेश जारी करेगी, यानी आदेश जारी करेगी। ठीक है, आदेश जारी करेगी और ये आदेश कानून की तरह काम करती है।
ठीक है, समझ में आया? क्यों जारी किया जा रहा है अध्यादेश, कब जारी होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब संसद का सत्र या फिर राज्य में राज्यपाल अध्यादेश कब जारी, जब विधानसभा का सत्र क्या है, नहीं चल रहा होगा। देश के सामने अगर कोई ऐसी चुनौती आ जाती है, ठीक है, देश के सामने कोई ऐसी चुनौती आ गई है जिसका सामना करने के लिए, इस चुनौती के सामना करने के लिए हो सकता है हमें कोई नया कानून बनाना पड़ जाए। अब संसद में सत्र चल नहीं रहा, हो सकता है कि जो कोई पुराना कानून, उस पुराना कानून में कोई संशोधन करने का ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, तो भी संसद नहीं चल रही है, तो कैसे किया जाएगा? या हो सकती है कि ऐसी चुनौती आई कि वो जो कोई पुराना ऐसा कानून है जिसको खत्म करना है, तो भाई खत्म करना हो या संशोधन करना हो या नया कानून बनाना हो, उसके लिए संसद में कोई सेशन चलना चाहिए, है ना? या फिर राज्य में अगर ऐसी चुनौती आई तो राज्य में जो विधानसभा है वो सेशन विधानसभा का चलना चाहिए कि नहीं? और अगर नहीं चल रही है तब इस केस में राष्ट्रपति क्या करती है, अध्यादेश जारी करती है, यानी आदेश जारी करेगी। और ये आदेश के बारे में मैंने बताया है कि ये आदेश उसी प्रकार से प्रभावशील होती है जिस प्रकार से कोई कानून प्रभावशील होती है, ठीक है? अब देखिए, इसको समझिए एक एग्जाम्पल की तरह से। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, अब इस एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक से समझिएगा। जैसे कि 1 दिसंबर, ठीक है, 2024 को, 1 दिसंबर 2024 को ऐसी जरूरत आन पड़ गई है भारत देश को, कोई कानून, ऐसी चुनौती आ गई कि नया कानून भारत को बनाना, ठीक है, नया कानून भारत में बनाना होगा, ऐसा जरूरत पड़ गया है। और संसद सत्र अभी बंद है, ठीक है, संसद जो खुलने वाला, संसद का सेशन 2 दिसंबर 2024 को, तब इस केस में ये ओपन होगा, संसद का सत्र ओपन होगा, संसद का सेशन ओपन मतलब समझ ना, लोकसभा राज्यसभा तब जाके खुलेंगे, आके सांसद बैठेंगे। तो ऐसी जरूरत 1 दिसंबर को आन पड़ी है भाई, तब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगी। क्या करेगी, अध्यादेश जारी कर देगी, ठीक है, क्या कर देगी भाई, अध्यादेश जारी कर देगी। उस नया कानून को बनाना हो या कोई पुराना कानून को खत्म करना हो या फिर पुराने कानून में कोई संशोधन करनी हो, तो उसके लिए क्या कर देगी, राष्ट्रपति आदेश जारी कर देगी। उसके बाद समझिए, हमारे संविधान में लिखा है कि जो अध्यादेश, जैसे ही संसद शुरू होगा आपका 2 दिसंबर को, तो इस 2 दिसंबर को जो अध्यादेश जारी किया गया है 6 सप्ताह के अंदर अंदर, ठीक है, इस पर क्या कर लेना है भाई, विचार कर लेना है। विचार कर लेने का मतलब कि सदन में इस अध्यादेश के बारे में डिस्कशन चलेगा 6 सप्ताह, जैसे ही संसद सत्र ओपन होगा, ओपन होने के साथ 2 दिसंबर से लेकर 6 सप्ताह के अंदर अंदर इस अध्यादेश पे डिस्कशन हो जाने चाहिए। अब डिस्कशन करने के बाद जो भी आउटकम आएगा वहां पे वोट होगा। अगर वो वोट में अगर सहमति मिल जाएगी कि हाँ ये जो अध्यादेश जारी किया गया बिल्कुल सही है, तो उसको फिर वहां से पारित करके कानून बना दिया, यानी कि ये अध्यादेश अब फाइनली कानून बन जाएगा। या फिर यहाँ पे डिस्कशन होने के बाद ऐसा वोटिंग होगा कि ऐसा मतलब वोटिंग होने के बाद इस अध्यादेश को उतना सहमति नहीं मिल पाएगी, बहुमत नहीं मिल पाएगी, तो अध्यादेश वहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, जो भी अध्यादेश राष्ट्रपति ने जारी किया 1 दिसंबर को, ये जो आपका मिनिमम कितने दिन तक जारी रह सकती है, 6 सप्ताह तक। बताइए 6 सप्ताह तक रह सकती है कि नहीं, ये बताइए, क्योंकि 6 सप्ताह के भीतर भीतर क्या कर लेना है, सदन में उस पर डिस्कशन कर लेना है। 6 सप्ताह से ज्यादा नहीं, 6 सप्ताह के अंदर। तो मिनिमम याद रखिएगा, जो अध्यादेश की जो अवधि होती है, कितना, 6 माह, सॉरी मिनिमम कितना अवधि होती है, 6 सप्ताह होती है। मिनिमम अवधि कितनी होती है, न्यूनतम अवधि अध्यादेश जारी करने की, जो अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करती है उसकी जो न्यूनतम अवधि होती है, न्यूनतम अवधि कितनी होती है, 6 सप्ताह, ठीक है, कितनी होती है, 6 सप्ताह होती है, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये बताइएगा बिल्कुल। अब देखिए, जो कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है, इसका जो मैक्सिमम अवधि जो होता है वो कितना होता है, 6 माह 6 सप्ताह होता है। अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा देता हूं। मिनिमम अवधि तो आप समझ में आ गए ना, जैसे कि 1 दिसंबर को कोई राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दी। क्यों जारी की भाई राष्ट्रपति ने, क्योंकि संसद सत्र चल नहीं रहा था, बंद था, अगले दिन ओपन होने वाला है और देश के सामने ऐसी चुनौती आ गई कि कोई नई कानून बनानी हो सकती है या संविधान में संशोधन करनी हो सकती है या फिर पुराना कानून को खत्म करना हो सकता है। तो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया कि भाई ये नया कानून बनाना है या फिर संशोधन करना है या पुराना कानून को खत्म कराना है। अब 2 दिसंबर को जैसे ही सत्र ओपन होगा, सेशन खुलेगा संसद का, तो संविधान में लिखा हुआ है कि उस अध्यादेश का क्या करना है, डिस्कशन कर लेना है 6 सप्ताह के अंदर अंदर, ठीक है। 6 सप्ताह के भीतर भीतर संसद को क्या कर लेना है, अध्यक्ष पर विचार कर लेना है। और विचार कर लेने के दौरान
अगर वो पारित हो गया सदन से तो वो कानून बन जाएगा, और अगर नहीं पारित हुआ तो वो अध्यादेश वहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से न्यूनतम अवधि कितनी हो गई भाई, 6 सप्ताह। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, 6 मैक्सिमम जो मैंने बताया 6 माह 6 सप्ताह कैसे होगा। मान के चलिए कि 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को संसद क्या हो गया है, बंद हो गया। ठीक है, संसद क्या हो गया है भाई, बंद हो गया है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि संसद का जो बंद हुआ है सेशन, जो सत्र, अब दूसरा जो सत्र स्टार्ट होगा इसके बीच का गैप कितना होगा, 6 माह का गैप होगा। यानी पूरा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि अगला 31 मई तक क्या है भाई, संसद क्या हो सकता है, बंद रह सकता है। ठीक है, अब संसद ओपन कब होगा भाई, मई के बाद 1 जून को। ठीक है, संसद कब ओपन होगा भाई, 1 जून को। अब इस केस में जैसे संसद आपका क्या है 1 दिसंबर से क्लोजिंग हो चुका है, और 1 दिसंबर को ही ऐसा सिचुएशन, ऐसी चुनौती देश के पास आ गई। क्या चुनौती आ गई, ऐसी कोई भी चुनौती आ गई कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना पड़ गया। ठीक है, अब ऐसी चुनौती आ गई, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करना पड़ गया है। अब अगला सत्र 6 महीने का गैप में होगा, यानी 31 माह में, 31 मई के बाद यानी कि 1 जून को क्या होगा, आपका सेशन खुलेगा। तो 1 जून को क्या किया जाएगा, संविधान में लिखा हुआ कि जैसे ही सेशन ओपन होता है, सत्र का प्रारंभ होता है, तो उस अध्यादेश पे क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा। और विचार किया कितने दिन के अंदर अंदर, 6 सप्ताह के अंदर अंदर। तो देखिए 6 सप्ताह के अंदर अंदर और ये 6 माह का गैप, तो मैक्सिमम जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी जो किया है कितने दिनों तक लागू रह सकता है इसकी अवधि, तो 6 माह 6 सप्ताह, क्योंकि 6 सप्ताह तक के अंदर अंदर क्या होगा, इसका डिस्कशन कर लिया जाएगा, और यहां से पारित हो जाएगा तो वो अध्यादेश कानून बन जाएगा, और नहीं पारित हो तो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो आपसे पूछा जाएगा जो अब दूसरी शक्ति के बारे में मैंने अभी आपको जो जिक्र किया, अध्यादेश के बारे में हमने क्या बताया, राष्ट्रपति के पास क्या है, विधायी शक्तियां में एक तो आपको आर्टिकल 111, दूसरा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 123 में है। उसी प्रकार जो राज्य में जो राज्यपाल होता है उसको भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है आर्टिकल 213 के तहत। अध्यादेश का मतलब होता है आदेश, राष्ट्रपति आदेश देगी, राज्यपाल आदेश देगी, और इस आदेश का प्रभाव किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट टू कानून के बराबर होता है ना। अब मैंने आपको यह बताया कि अध्यादेश का मतलब ये नहीं कि आप संविधान में कुछ संशोधन किए, ऐसा कुछ नहीं होता। संविधान से बाहर ऐसी कोई बात जो नहीं लिखी है संविधान में, उसके लिए अध्यादेश जारी की जाती है भाई, क्योंकि ऐसी चुनौती, कोई ऐसी चुनौती आ गई ना जिसके लिए कोई कानून हमारी संसद में नहीं है, या है तो वो बहुत पुराना हो गया, उसको संशोधन करना होगा, या फिर वो अभी के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठे तो उसको खत्म करना है, इसलिए तो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है। तो वो बात हमारे संविधान में लिखी नहीं होती है, अध्यादेश से हमारे संविधान में कोई संशोधन नहीं होता है, ये क्लियर कट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। संविधान के अंदर अध्यादेश के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अध्यादेश से वो कोई काम, अध्यादेश से वही काम होगा जो हमारे संविधान में नहीं लिखी गई है। ठीक है, जो संविधान में नहीं लिखा हुआ। ठीक, बाहर जो भी चीजें ऐसी घटनाएं, नई चुनौती आ गई, उसके लिए राष्ट्रपति क्या करेगी, अध्यादेश जारी करेगी। अब अध्यादेश किसके लिए जारी करेगी, तो अगर कोई ऐसा विषय जिस पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होगा। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार, मान लीजिए वित्त से रिलेटेड, मतलब टैक्स से रिलेटेड ऐसी नई सिचुएशन आ गई जिसके लिए कोई कानून चाहिए भाई देश में, तो उस टैक्स के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र को। तो राष्ट्रपति उसके लिए क्या कर सकती है, अध्यादेश जारी कर सकती है। अब मान लीजिए कोई कृषि से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, और संसद में कोई विधानसभा में कोई सत्र नहीं चल रहा, और कृषि क्या है भाई, आपका राज्य सूची के तहत भी आता है, मतलब राज्यों का अधिकार है भाई उसका। मान लीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कुछ भी डिसाइड करना हो, तो उस पर क्या कर सकता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अब इसकी अवधि के बारे में मैंने ये बताया कि ये अवधि इसकी मिनिमम कितने दिन तक हो सकती है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की 6 माह तक हो सकती है। 6 माह के भीतर उसको सदन में क्या कर लिया जाएगा, विचार कर लिया जाएगा, पास होने पर उसको कानून बना दिया जाएगा, नहीं पास होने पर वहीं पर समाप्त हो जाएगा। और मैक्सिमम 6 माह 6 सप्ताह, वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, बताइए यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आया कि नहीं भाई। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और अध्यादेश से जो आपके सवाल बनते हैं पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे आपसे सवाल ये बनेगा कि जो अध्यादेश जो होता है राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकती है। ठीक है, कभी भी राष्ट्रपति क्या कर सकती है, वापस ले सकती है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करती है उस अध्यादेश के माध्यम से संविधान में संशोधन या मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं हो सकता। याद रखिएगा,
संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है और ना ही फंडामेंटल राइट्स में कोई परिवर्तन हो सकता है अध्यादेश जारी करके, ठीक है ना। अध्यादेश के माध्यम से संविधान में कोई ना तो संशोधन और ना ही फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन किया जा सकता, ठीक है, नहीं हो सकता है संविधान में संशोधन और ना ही फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करेगी उसको आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल न्यायालय में जाके चुनौती दे सकते हैं, यानी ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है, यानी कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यानी राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी की है, अध्यादेश जो जारी की है, उस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो 3 पॉइंट इधर और याद रखना है आपको। एक तो राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकती है। दूसरा, जो अध्यादेश जारी की करेगी राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी होगा वो हमारे संविधान में कोई या तो संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन या फिर मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। जो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करेगी उसके माध्यम से संविधान में ना तो संशोधन होगा और ना ही फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं हो सकता। क्लियर है। और तीसरा हमने बताया कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगी उसको क्या किया जा सकता है, न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है, यानी कि अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए ये हो गया। अब आइए कुछ और आपका जो विधायी शक्तियां, 1 मिनट अभी पहले नोट्स में आ लेते हैं, क्योंकि नोट्स में आज हम लोग विधायी शक्तियों को खत्म ही कर लेते हैं पूरा। देखिए जुडिशियल पावर ये रहा, ये आपका विधायी शक्तियां ये रहा, ठीक है ना। देखिए और क्या क्या विधायी शक्तियां हैं, चलिए हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमने कौन कौन सा डिस्कशन कर लिया है, देखिए एक तो हमने आपको बता दिया है मेरे भाई, ये रहा आर्टिकल 111, ठीक है, आर्टिकल 111 वीटो पावर के बारे में पूरी चीजें हमने बता दी है, सारा कहानी यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, वो सारा फैक्ट लिख दिया। अध्यादेश आर्टिकल 123 में मैंने बता दिया, जारी करने की शक्ति, ये सारी चीजें बता दी है। अब चलिए और क्या क्या इसके तहत और क्या क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, विधायी शक्तियां, एक एक करके डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। अब देखिए मेन ज्यादा चीजें उसमें समझना नहीं है, जो समझना था मैंने लिख करके अच्छे से समझाया एग्जाम्पल देके। देखिए और जो विधायी शक्तियां जो राष्ट्रपति के पास क्या क्या है, देखिए आर्टिकल 79 में राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्तियां हैं। देखिए आर्टिकल 79 में प्रावधान है कि प्रेसिडेंट जो होगा यानी कि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है ना। संसद के 3 अंग आपने सुनेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो प्रेसिडेंट इज द, अब ऐसा समझिए ना, इसको विधायी शक्ति क्यों रखा गया आर्टिकल 79 को, क्योंकि जब कोई कानून बनता है तो लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसका अभिन्न अंग है भाई, संसद का अभिन्न अंग। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इसीलिए इसको विधायी शक्तियां भी कहते हैं आर्टिकल 79 में, ठीक है। संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है, कौन, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए इस आर्टिकल में प्रस्ताव है कि हमारे देश के लिए एक संसद का प्रावधान किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनी होगी, ठीक है। और जब तक इन 2 सदनों से बिल पास होगा और जब तक यहाँ पे सिग्नेचर ना हो जाए तब तक वो बिल कानून नहीं बनेगा। और कानून बन गया यानी विधायी शक्तियां हो गई, नहीं बना, रोक लिया तो वो कानून नहीं बना, तो ये विधायी शक्तियां हो गई। अगला देखिए क्या लिखा गया है आर्टिकल 85 में, इस अनुच्छेद में प्रावधान है संसद में जो सत्र बुलाना है या सत्र को समाप्त करना है और लोकसभा को भंग या विघटित करने की शक्ति का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है ना। मतलब ये कि आपसे पूछेगा ये आर्टिकल के बारे में क्या, देखिए संसद में सेशन बुलाना यानी कि सेशन को शुरुआत करना, मैंने क्या बताया था कि 2 सेशन के बीच की जो अवधि कितनी होती है, 6 माह की हो सकती है, अधिक से अधिक 6 माह हो सकती है। 6 माह के बाद आपका विंटर सीजन होता है ना भाई, विंटर सीजन, आपका क्या बोलते हैं, विंटर सीजन हो गया, समर सीजन सेशन हो गया, होता है ना संसद में, तो उनके बीच की जो अवधि कितनी होती है, 6 माह होती है। तो संसद को बुलाना ये अधिकार है राष्ट्रपति के पास, ये विधायी, क्योंकि अब ये विधायी शक्ति क्यों, संसद में क्या होता है, बिल डिस्कशन, बिल से फिर वो पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति से पारित होने के बाद कानून बन जाएगा। तो आर्टिकल 85 में लिखा यही गया कि संसद में सेशन को बुलाना या सत्र को समाप्त कर देना या लोकसभा को विघटित करने की शक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 108 ज्वाइंट सेशन के बारे में, देखिए संयुक्त अधिवेशन, देखिए आर्टिकल 108 में लिखा गया कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए, क्या है कि कोई ऐसा बिल, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्डिनरी बिल जो संसद में बहुत दिनों से लंबित है यानी कि पड़ी हुई है और उस पर कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाने के कारण बहुत दिनों से संसद में ही पड़ा हुआ, तो इस केस में राष्ट्रपति क्या करती है, ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाती है, यानी कि ज्वाइंट सेशन को कॉल करती है।
ज्वाइंट सेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, ठीक है, दोनों के सदस्य बैठेंगे। लोकसभा ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। और उसमें कौन बैठेंगे? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य बैठेंगे। और फिर उस पर क्या होगा, उस जो भी कन्फ्लिक्ट जो बिल है उस पर डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग होगा। और वोटिंग होने के बाद जिसमें ज्यादा मेजोरिटी में वोट मिलेगा फिर वो बिल उधर पास होकर के राष्ट्रपति के पास चला जाता है, ठीक है। तो ज्वाइंट सेशन में जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बैठेंगे उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। यानी लोकसभा के जो स्पीकर है वो अध्यक्ष, चेयरमैनशिप होते हैं, ठीक है, अध्यक्ष होते हैं। इट मीन्स ये सवाल आपसे पूछेगा कि कौन अध्यक्ष होते हैं भाई, ये बताइएगा। तो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, लोकसभा के स्पीकर होते हैं। कौन होते हैं भाई? लोकसभा के स्पीकर होते हैं। वेरी वेरी मैं इंपॉर्टेंट, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ये आपको क्या पूछेगा यहाँ पे सुनिए, ये पूछा जाएगा ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 118 में प्रावधान है कि जो ज्वाइंट सेशन होगा उस ज्वाइंट सेशन का जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? लोकसभा के स्पीकर होंगे। और दूसरा ये सवाल पूछा जाएगा कि इस प्रकार से अगर आप देखें तो जो ज्वाइंट सेशन है यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बैठ रहे हैं उस बिल पर डिस्कशन करने के लिए, इसका जो हेड है कौन है? लोकसभा का स्पीकर है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल रहा है? लोकसभा को मिल रहा है। तो पूछता है ज्वाइंट सेशन में मजबूत सिचुएशन में कौन होती है? तो लोकसभा ही होती है, ठीक है। ये सवाल अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है भाई। क्या मैंने बताया आपको आर्टिकल 108 में क्या शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां राष्ट्रपति के पास ज्वाइंट सेशन बुलाने के लिए? विधायी शक्तियां ही पढ़ रहे हैं, यानी विधि बनाने से रिलेटेड कानून शक्ति के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 108 में राष्ट्रपति के पास क्या है? पावर ज्वाइंट सेशन बुलाने की, यानी कि संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त समझ रहे हैं, ज्वाइंट। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्य को यहाँ पे बैठाया जाएगा, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन होंगे? लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं। तो लोकसभा के स्पीकर हेड हैं, तो भाई मजबूत भी कौन होगा? लोकसभा ही होगा। तो पूछता है ज्वाइंट सेशन में कौन सबसे अधिक प्रायोरिटी में या मजबूती में होता है, लोकसभा या राज्यसभा? तो लोकसभा। लोग किस आर्टिकल में ये प्रावधान है कि लोक ज्वाइंट सेशन का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का स्पीकर होगा? तो आर्टिकल 118 में ये प्रावधान है। किस आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति बुलाती है? तो भाई आर्टिकल 108 के तहत। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए ये तो इंपॉर्टेंट नहीं रहा, हालांकि ये मैंने बताया भी था पहले के क्लास में। आर्टिकल 331 इसमें राष्ट्रपति के पास क्या है? नॉमिनेशन करने का पावर। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया गया, 2019 से ये आपका समाप्त हो गया है। आर्टिकल 80 राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करती है? मनोनीत करती है, ठीक है। मनोनीत करने का ये पावर है। तो ये आर्टिकल 80 के तहत याद रखिएगा। आर्टिकल पूछा जाएगा कि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के द्वारा, किस आर्टिकल में प्रावधान है? तो 80 में। अब ये भी समझिए कि ये वित्त शक्ति में, ये विधायी शक्ति में, क्योंकि ये भाई कहाँ बैठ रहे हैं? सदन में बैठ रहे हैं। सदन में क्या होगा? बिल डिस्कशन होकर फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, इसीलिए विधायी शक्तियों के दौरान हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल 3 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 3 भी विधायी शक्ति है। नए राज्यों का गठन निर्माण करने से संबंधित विधेयक को सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई नया राज्य का गठन करना है या निर्माण करना है, इससे संबंधित कोई बिल है, तो उसको सबसे पहले राष्ट्रपति के अनुमति के लिए भेजा जाता है। अनुमति मिति के मिलने के बाद ही उसको आगे बढ़ाया जाता है, फॉरवर्ड क्या किया जाएगा? प्रोसीडिंग किया जाएगा लोकसभा यानी कि सदन में। क्लियर है? आर्टिकल 3। और अंतिम है आर्टिकल 226। देखिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए पहले विधेयक को राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होगी, ठीक है। तो अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, भारत सरकार को पैसा निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति से क्या करना होगा भाई? परमिशन लेना होता है, ठीक है। निकालने के लिए विधेयक की राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होगी। मान लीजिए कोई बिल है, उस बिल में भारत सरकार क्या चाहती है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या करना है भाई? पैसा निकालना है। तो उस धन को निकालने के लिए पहले उस विधेयक को क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी होगी उस विधेयक पे। तो आर्टिकल 226 क्लियर है। तो ये सब हमने आपको करवा दिया, आर्टिकल 111 भी। तो चलिए ये आपका हो गया विधायी शक्तियां। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज पूरी शक्तियां नहीं कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि बहुत डिटेल में थोड़ा समय लगेगा और ऊपर नहीं चलना है, क्योंकि हमें सारी चीजें आपको मैं समझा सकूं, इसीलिए। देखिए क्या बच गया है आपका, इधर आपका विधायी शक्ति कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिए ये हो गया आपका विधायक शक्ति, एक बड़ा था ये, ठीक है। अब एक और इसके बाद बड़ा रहेगा कार्यकारी शक्ति, ठीक है। इससे थोड़ा छोटा है विधायक शक्ति से।
बाकी ये न्यायिक शक्तियाँ, अवित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, ये सब छोटा छोटा है। तो नेक्स्ट क्लास में ये पूरा शक्तियाँ आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। समय लगेगा भाई, एक क्लास और लग जाएगा आपका प्रेसिडेंट फिनिश होने में, ठीक है। तो आज केवल आपने विधायी शक्तियाँ को ही देखा। विधायी शक्तियाँ में आपने आर्टिकल 111 देखा, मेन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 108 और आर्टिकल 123, ठीक है। अध्यादेश, ज्वाइंट सेशन और आपका 111 के तहत मैंने क्या बताया था आपको भाई, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति के बारे में मैंने आपको जिक्र कराया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम लोग ये शक्तियां खत्म करने के बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2-3 दिन क्लास रेगुलर नहीं रह पाया, उसके लिए सॉरी बोलते क्योंकि कुछ इश्यू थे घर में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्लास आगे कंटिन्यू चलेगा, प्रेसिडेंट फिनिश हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, देन उपराष्ट्रपति एक क्लास में ही फिनिश होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक साथ, फिर लोकसभा और राज्यसभा। चलिए भाई।